नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, झारखंड की सियासत में परिसीमन का विवाद गहराता जा रहा है। हालांकि अब तक आदिवासी मूलवासी समाज की ओर से इस परिसीमन के विरोध में आवाज़ उठ रही थी और कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसके विरोध में खड़ी नजर आ रही है। आपको याद हो कि झारखंड महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कुछ दिन पहले परिसीमन को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उनका दावा था कि जो केंद्र की भाजपा सरकार है वह आदिवासी समाज की सीटों को कम करना चाहती है, और उनका दावा यह भी था कि परिसीमन का जो आधार होगा 5वीं अनुसूची में, वह जनसंख्या नहीं हो सकता है। लेकिन कल विधानसभा के अंदर सीएम हेमंत ने पूरे दमखम के साथ बोला कि परिसीमन पर हमारी लड़ाई साफ होगी। हम किसी भी कीमत पर परिसीमन का विरोध करेंगे, क्योंकि परिसीमन कहीं न कहीं आदिवासी समाज की जो सीटें हैं उसको कम करने की साजिश के रूप में सामने आ रही है। उनका दावा यह भी था कि यह सरकार रहे या जाए, लेकिन हम परिसीमन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। आदिवासी समाज की सीटों की संख्या जो संभावित परिसीमन में कम होती दिख रही है, उसे कार्यान्वित नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी के बारे में मैं बता दूं कि वर्ष 2008 में जब परिसीमन का संकट गहराया था, उस वक्त भी आदिवासी समाज की सीटें कम होती दिख रही थी। तो देव कुमार धान, प्रभाकर तिर्की, रतन तिर्की जैसे योद्धा सामने आए थे, और आखिरकार तत्कालीन केंद्रीय सरकार को झुकना पड़ा था, और केंद्र में तब परिसीमन लागू नहीं हुआ। मैं ठीक बोल रहा हूँ? जी। भारत मित्र के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है देव कुमार धान जी। चलिए, आपको बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत ये अग्रिम बधाई सरूल का, रामनवमी का, ईद का। मैं इसलिए बोला कि मुझे याद है कि वर्ष 2008 में आपने दिल्ली का दौरा किया था अपने साथियों के साथ, और करीबन 1 महीने वहाँ अड्डा जमा कर रहे थे, और परिसीमन टल गया था। इस बार खतरा फिर से सामने आते दिख रहा है। किस रूप में? निश्चित रूप से उस समय सभी राजनीतिक पार्टी और सामाजिक पार्टी को उस समय धन्यवाद देंगे कि सब लोग परिसीमन के खिलाफ थे, और माननीय प्रधानमंत्री से भी जाके सब लोग मिले थे। हम लोग करीब 1.5 महीना करीब दिल्ली में रुके थे, जिसमें रामेश्वर उरांव जी का अहम भूमिका था। जो सभी लोगों से हम लोगों का भेंट कराए, और उसमें शायद रामेश्वर उरांव मंत्री भी थे। उस समय मंत्री नहीं थे सर, लेकिन माननीय एमपी थे। तो उनका बहुत रोल था उसमें। शिबू सोरेन साहब भी थे, हेमलाल जी थे, इस तरह से बहुत सारे एक लंबी लिस्ट जी योद्धा लोग जो थे, रतन तिर्की जी थे। ये सब लोग हम लोग जो है दिल्ली में रुक के इस पर काफ़ी हम लोग मेहनत करने का काम किए थे, और पूरे देश में उस समय परिसीमन लागू हुआ, लेकिन झारखंड में नहीं लागू हुआ। और 2026 तक के लिए केंद्र सरकार ने कानून बना दिया कि झारखंड में परिसीमन लागू नहीं होगा। अगर उस समय परिसीमन लागू होता तो आदिवासी का 6 एमएलए का सीट और 1 एमपी का सीट उस समय खत्म हो जाता। तो बहुत दुखद बात था उस समय। लेकिन आज पुनः जो आप देख रहे हैं कि परिसीमन करने का भारत सरकार, चूँकि प्रत्येक 25 साल में परिसीमन का इन्होंने एक प्रावधान बनाया है, उसके तहत जो है चूँकि 2001 के जनगणना आपको 21 के जनगणना नहीं हो पाई, तो पुनः अभी जनगणना करेगा लोग, और वर्तमान जनगणना के अनुसार ही परिसीमन होना है। तो जो झारखंड में जो स्थिति है, अगर 1941 के जनगणना को अगर देखेंगे तो यहाँ करीब 88 लाख जनसंख्या था। उसमें करीब 41 लाख आदिवासी थे
88 लाख में 41 लाख आदिवासी थे। मैंने आपको हाँ 47% थे, है ना। और गैर आदिवासी जो है आपको 53% मान के चले। लेकिन अगर आज उसको देखेंगे तो 2011 में आदिवासी 86 लाख, मैंने जस्ट डबल मान के चले। और गैर आदिवासी का पॉपुलेशन दिखा रहा है 2.5 करोड़, मैंने आदिवासी दुगुना बढ़ा और गैर आदिवासी का पॉपुलेशन जो है 5 गुना बढ़ा। तो ये जो बाहरी आबादी जो है इस झारखंड में, अगर हम आपको 2000 आज़ादी के बाद हम बताएं 1951 में, तो 44 लाख आपको आदिवासी जनसंख्या थी और करीब करीब आपको 54 लाख करीब आपको ये गैर आदिवासी। तो उसको भी लीजिएगा तो आदिवासी का जस्ट डबल हुआ और गैर आदिवासी जनसंख्या जो 5 गुना बढ़ा। तो ये 5th शेड्यूल एरिया है। तो 5th शेड्यूल एरिया है तो वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या आपको बीजेपी की सरकार हो, बाहरी जनसंख्या को रोकना चाहिए था। अब बाहरी जनसंख्या को आप बसाएंगे और हमारा अस्तित्व को ही मिटा देंगे। जैसे अभी जो हम लोग आंकड़ा निकाले हैं, करीब करीब 10 सीट करीब आपको 9 से 10 सीट करीब कम होने वाला है। 9 से 10 सीट कम जी, आदिवासी समाज। जी। और लोकसभा में आपको 2 सीट कम होगा, 3 बचेगा। तो 2008 में जो लड़ाई आपने लड़ी जी, वह तो तत्कालिक विराम लगा, खतरा तो सर पे है। हम तो 2026 तक ही ना फ्रीज किया गया, मान लीजिए कि परिसीमन लागू नहीं होगा। लेकिन अब तो 2026 जैसे पार होगा और अगर चुनाव होंगे यहाँ तो एक तरह से वो आपको 6 सीट कम होकर ही चुनाव होगा। तो फिर ट्राइबल स्टेट का क्या होगा? जो इस ट्राइबल स्टेट के यही तो दुखद बात है ना। यही चीज तो लोग को समझना पड़ेगा कि ये आदिवासी राज बोला जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है कि अगर जो हिसाब से सरकार परिसीमन लागू करने जा रही है, लास्ट मुख्यमंत्री होंगे हेमंत झारखंड के, उसके बाद कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं होगा। माने हेमंत सोरेन झारखंड के लास्ट आदिवासी मुख्यमंत्री। हाँ, निश्चित रूप से। अरे भाई, आपका मान लीजिए कि आपको 81 में ही आपका मात्र 20 या 19 सीट बचेगा एसटी का, तो कौन पार्टी बनाएगा? तो आप ऐसा कैसे समझते हैं कि हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासियों का नेता है? क्या गैर आदिवासी समुदाय उन्हें अपना वोट नहीं देगा? नहीं, मैंने हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र में तो आंकड़े का खेल है, जनसंख्या का खेल है, प्रतिशत का खेल है, सारा वोट के लिए लोग करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 81 सीट है, उसमें मान लीजिए हमारा 19 या 20 सीट बच जाएगा, तो फिर तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया ना। कहीं मान के चलिए कि 20% 20 सीट वाला को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? ना कांग्रेस बनाएगा, ना बीजेपी बनाएगा। और बहुत होगा तो जेएमएम वाला, चूँकि जेएमएम उसी का पार्टी है इसलिए बन जाएगा। लेकिन अब मेरे देखने में तो लास्ट मुख्यमंत्री ये होंगे अगर ये परिसीमन नया परिसीमन लागू हो जाएगा। तो फिर जिस डेमोग्राफिक चेंज की बात भाजपा कर रही है उसमें तो दम है ना। भाजपा भी तो लगातार कह रही थी कि झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। नहीं, देखिए उसमें जो है वो मुस्लिम आबादी की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम आबादी ही केवल यहाँ नहीं बढ़ा है, वो भी बढ़ा है। वो भी बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बढ़ा है। जैसे अगर आप देखेंगे 1971 में वो 14 लाख था और 2011 में करीब वो 47 लाख हुआ। तो उनका भी रेशियो बढ़ा है। लेकिन आपको केवल उन्हीं के चलते यहाँ डेमोग्राफी मुस्लिम आबादी के चलते ही हो रहा है, ऐसा नहीं। जो बाहरी आबादी जो हिंदू आबादी जो हिंदू आबादी जी, तो जो यूपी से आ रही है या बिहार से या जहाँ छत्तीसगढ़ से या बंगाल से जहाँ से भी आ रही है, केवल इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो बीजेपी का जो आरोप जो लगा रही है उसमें दम नहीं है। अच्छा, वो एक कॉमनल एजेंडा नहीं, वो भी है। देखिए मुस्लिम भी है, लेकिन आज देखिए कि 2011 में तो करीब 47 लाख दिखाता है। तो उन्हीं का केवल पॉपुलेशन आने से हमारा डेमोग्राफी नहीं खराब हुआ। कि हमारे जो हिंदू आबादी जो है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा से जो आके जो यहाँ
बैठ गया है, यहाँ जो निवास कर रहा है, उसके चलते मेरा आबाद जो है डेमोग्राफी खराब हुआ है। तो फिर सवाल तो यह भी उठता है ना कि झारखंड बनने के अब तक जो 5वीं अनुसूची का एरिया है, कम से कम वहाँ तो आबादी नहीं बढ़ना चाहिए था। 5th शेड्यूल के एरिया में कहा कि वहाँ तो CNT लागू है, SPT लागू है, फिर वहाँ आबादी क्यों बढ़ा? यही तो समझने की बात है ना कि यहाँ CNT है, SPT है, कि यहाँ आदिवासी ज़मीन को जो है गैर आदिवासी लोग खरीद ही नहीं सकते हैं। संथाल परगना में आदिवासी ज़मीन, वहाँ किसी का ज़मीन खरीद बिक्री ही नहीं होता, और ये 5th शेड्यूल एरिया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, चाहे वो एनडीए का गवर्नमेंट हो कि बीजेपी का गवर्नमेंट, इंडिया गठबंधन का हो कि एनडीए का, सब लोग जो है इसको ध्यान नहीं दिया, और आज जो है आदिवासी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसीलिए हम लोग इसको चाह रहे हैं कि हम लोग भी जैसे भी हो, लेकिन इसको हम लोग रोकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की गलती से हम आदिवासी क्यों भुगतेगा, अपना अधिकार क्यों खोएगा, अपना अस्तित्व क्यों मिटाए? इसमें केंद्र सरकार की गलती कहाँ से आई? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी थी कि वह CNT को, SPT को और 5th शेड्यूल एरिया को तरीके से लागू करे। तो इसमें देखें, 5th शेड्यूल एरिया का मेन कौन है? राष्ट्रपति है, गवर्नर है, उनके प्रतिनिधि, तो उनको देखना चाहिए ना। हर साल 2 बार रिपोर्ट जाता है यहाँ से। मुझे तो जानकारी मिली है कि पिछले 10 वर्षों से कोई रिपोर्ट ही नहीं गई। हाँ, माने तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माने केवल स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार, दोनों तो फिर इसका जिम्मेदार। विकल्प क्या होगा, रास्ते क्या होगा? ठीक है, 5th शेड्यूल के एरिया में एक बड़ी बाहरी आबादी, आप जैसा कह रहे हैं, हिंदुओं की आबादी आई, हिंदू मुस्लिम दोनों की आई, CNT SPT का उल्लंघन करके एकदम खुला जमीनों की खरीद हुई, खुला तो क्या उन जमीनों पर बसने वाले उस बाहरी आबादी को वोटिंग राइट से महरूम किया जाएगा? क्या तरीका हो सकता है? देखिए, इसमें हमको जो समझ में आ रहा है कि भारत सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि जो हमारा कम से कम 28 जो सीट है और 5 MLA MP का सीट है और 28 MLA, उसको फ्रीज कर दे, हमेशा के फ्रीज कर दे, और परिसीमन हो, जनगणना हो, उससे कोई मतलब नहीं। कई जानकारों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना है कि ये सीटें फ्रीज करने से भी समाधान नहीं होने वाला है। 28 सीटें यदि फ्रीज कर दी जाती है और झारखंड में विधानसभा का जो संख्या बल है 150 या 140 कर दिया जाता है, तो भी 28 की भूमिका ही समाप्त हो जाएगी ना। नहीं, तो आपको अगर यहाँ सीट बढ़ता है, हाँ, तो हमको ही 28 और जो 81 के अनुसार जो हमारा हिस्सेदारी है, उस अनुपात में उसमें भी हमको हिस्सेदारी संख्या बढ़े जी। हाँ। एक जो तर्क आ रहा है सिर्फ यहाँ के आदिवासी समुदाय की ओर से नहीं, आप देख लीजिए कि दक्षिण भारत में स्टालिन वगैरह भी इसी की चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ जनसंख्या को परिसीमन का आधार नहीं बनाया जा सकता। देखिए, साउथ में क्या है कि साउथ का बहुत समझदार लोग, उन्होंने भारत सरकार का जो अभियान को उन्होंने अपने राज्यों में लागू किया, जनसंख्या का उन्होंने कंट्रोल किया। अब जनसंख्या का कंट्रोल आप करा लिए, अब इधर जो है हिंदी भाषी क्षेत्र में जनसंख्या जो है आप बढ़ा लिए, तो ये तो अन्याय हो जाएगा ना। इसको उन्होंने पकड़ा कि ऐसे नहीं चलेगा कि भाई आप जनसंख्या बढ़ाइए और उसके आधार पर सीट बढ़ाइए, और हम जो है देश के लिए हम जो नीतिगत निर्णय में हम साथ देंगे और हमको मारिए, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं। तो क्या जो जिस डेमोग्राफिक चेंज के खतरे की बात सामने है, क्या मेरा क्वेश्चन यह है आपसे, तो क्या आप भी मानते हैं कि जनसंख्या को परिसीमन का आधार नहीं बनाना चाहिए, और खासकर 5th शेड्यूल के एरिया में? नहीं, एकदम देखिए, जनसंख्या के आधार पर अगर बनाया गया तो हम लोग जो है मारे जाएंगे, एकदम कंप्लीट जो है हम लोग जो है ये आदिवासी मुक्त भारत हो जाएगा। फिर तो सवाल यह है ना कि वर्ष 2008 में जब लड़ाई लड़ रहे थे आप, तो वहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दावा किया जाता है कि कांग्रेस इन तरह की चीज़ों में थोड़ा उदार होती है। आज की जो मौजूदा सरकार है वह तो 1 रूल 1 नेशन की बात करती है। उस 1 रूल 1 नेशन में तो कभी कभी यह भी सवाल खड़ा होता है कि ये CNT, SPT पर 5th शेड्यूल एरिया, ये सारी चीज़ें अब दांव पर है।
कैसे लगेगा? नहीं, इसमें तो दो मत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में किसान आंदोलन उदाहरण है कि किसान आंदोलन जो है उन्होंने अपना ताकत दिखाया है, तो निश्चित है कि हम लोग एक बार पुनः जो है दूसरा कोल विद्रोह तो यहाँ करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है परिसीमन के लिए, सीएनटी एक्ट के लिए, एसपीटी एक्ट के लिए, जो हमको करना पड़ेगा, तभी हमारा अस्तित्व बचे, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो क्या जैसा कि आप कह रहे हैं, ये आपका दावा है, ये आपकी आशंका है कि हेमंत सोरेन झारखंड के अंतिम सीएम होंगे यदि परिसीमन लागू होता है, और सीएम हेमंत ने इसकी लड़ाई का शंखनाद कर दिया है, तो क्या उस शंखनाद में हेमंत सोरेन की उस लड़ाई में देव कुमार धान शामिल होंगे? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके पहले वर्ष 2008 में, जैसा कि मैंने पहले बताया, आपने इसकी मजबूत लड़ाई लड़ी। देखिए, हेमंत सोरेन तो ये बात आज उठा रहे हैं, इससे पहले हम लोग बैठक करके पुराना विधानसभा में इसका जानकारी हम लोग आंकड़ा सारे जो है जानकारी हम लोगों को दे दिए हैं आज से 6 महीना पहले कि भाई इस तरह का परिसीमन होगा तो हमारा ऐसा स्थिति होगा, हमारा सीट जो है घट के 19 या 20 ही सीट बच जाएगा। तो यह आंदोलन सबका है, हेमंत का नहीं है। हर आदिवासी को लड़ना पड़ेगा अपना, चाहे वो बीजेपी में हो, जेएमएम में हो, कांग्रेस में हो, सामाजिक संगठन हो, सबको लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर उनका अस्तित्व बचेगा, नहीं तो यहाँ आदिवासी का अस्तित्व सदा के लिए खत्म। पर इस बार यदि सीटें आपकी बच भी जाती है, और जैसा कि खुद दावा कर रहे हैं कि बड़ी आबादी, बड़ी प्रवासी आबादी झारखंड में आ रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं ना, तो आज इस पर रोक, अंतिम उपाय तो है ना, गंगोत्री से पर रोक लगाना पड़ेगा। जो प्रवासियों की भीड़ झारखंड में आ रही है, रोक तो वहाँ लगाना पड़ेगा। उसके लिए कोई, तो देखिए, उसके लिए तो हम लोग ये बात करेंगे, अभी राष्ट्रपति से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं और हम लोग अप्रैल में मिलेंगे और इस बात को रखेंगे कि भाई 5th शेड्यूल में बाहरी आबादी इतना कैसे बढ़ रहा है, और हमारा सीएनटी कानून और एसपीटी एक्ट का कानून रहते हुए हमारी ज़मीन कैसे लूटी जा रही है, इस पर आप संज्ञान लीजिए और आदिवासी को बचाइए। ये चीज़ हम लोग उनसे भी मिलने जा रहे हैं। करीब करीब पूरे देश का जो 5th शेड्यूल जो राज है, तो उसके हम लोग 25 करीब प्रतिनिधि जो है हम लोग मिलने जा रहे हैं, और ये बात को रखेंगे कि भाई केवल आप कहने के लिए आदिवासी राष्ट्रपति कहने से नहीं होगा, आदिवासी के सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग जो है, और हम लोग इसका आंदोलन अभी छेड़ेंगे कि जो इतना अवैध रूप से जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट जमीन में जो लोग भी बसा है, उसको हम लोग सरकार से निवेदन करेंगे कि आप उसको खाली करेंगे, इसे नहीं चलेंगे। तो ये थे हमारे देव कुमार धान जी, जिनका मानना है कि यदि बाहरी आबादी इसी तरह झारखंड में आती गई, प्रवेश करती गई, बसती गई, तो सीएम हेमंत झारखंड के अंतिम आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि जनसंख्या जिस रफ्तार से, डेमोग्राफिक चेंज जिस रफ्तार से झारखंड में हो रहा है, वह आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। और जैसा कि देव कुमार धान जी ने कहा कि अधिक केंद्र सरकार सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लागू करने की कोशिश करती है, तो एक दूसरा कोल विद्रोह की तैयारी हो। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।